बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 11 नवंबर है और दिन है पीर का। देखिए, जिस तरह कहा जाता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, उसी तरह जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला हफ्ता था, उस पहले हफ्ते के बाद याह्या अफरीदी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तर खबरें मंजर आम पर आती जा रही हैं जो जस्टिस याह्या अफरीदी से मुतल्लिक हैरान कर रही हैं। एक इंतहाई अहम इजलास की तहलका खेज अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ चुकी है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने किस शख्स को मुखातिब करते हुए ये कहा कि मैं काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं हूँ, मेरा नाम याह्या अफरीदी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस पर दबाव, अदलिया में मदाखलत, जो इस टाइम सबसे बड़ा मसला है अदलिया का, उस अदलिया में मदाखलत या दबाव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने कौन सा बड़ा फैसला किया, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पहले 5 दिन यानी 26 अक्टूबर को वो अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं। 31 अक्टूबर तक याह्या अफरीदी साहब से पूरी कौम ये तवक्को कर रही थी, ये उम्मीद कर रही थी कि वाकई जस्टिस याह्या अफरीदी काजी फ़ाइज़ ईसा साबित नहीं होंगे। फिर ख़ास तौर पर जो पहले चंद उन्होंने इंतज़ामी फ़ैसले किए, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हो, जस्टिस मंसूर अली शाह को जिस तरह उन्होंने फुल कोर्ट इजलास में तमाम तर अथॉरिटी दी, फिर जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ उन्होंने मुकालमा किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिसर्चर्स थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह को वापस दिए, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया, फिर सबसे इंपॉर्टेंट इजलास 7 नवंबर को जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने तलब किया, जो इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस का इजलास था। क्योंकि इस टाइम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर केसेस ही इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में चल रहे हैं, तो उससे यह तासुर गया कि अब शायद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस को ये क्लियर पैगाम देंगे कि आप मेरिट पर फैसले करें, आप इंसाफ पर मबनी फैसले करें, आप किसी के दबाव में ना आए। क्योंकि 9 मई के बाद से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा दबाव, सबसे ज़्यादा प्रेशर, या यूँ कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो मदाखलत हुई है अदलिया में, वो इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के फैसलों में ही हुई है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर केसेस ही 9 मई के बाद इंसदादे दहशत गर्दी के अदालतों में चल रहे थे। अब 2 इंतहाई अहम इजलासों की कहानी मैंने आपको बतानी है, आपको समझ आ जाएगी कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब किन की विकेट पर खेल रहे हैं। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के मुतालिक जो ये बात की जा रही है कि उनका पहला हफ्ता और था, पहले हफ्ते के बाद याह्या अफरीदी साहब में जमीन आसमान का फर्क आ गया। यानी 7 नवंबर को जो इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस का अहम तरीन इजलास याह्या अफरीदी साहब ने बुलाया था, उस इजलास के अंदर जाहिर है तमाम तर वो जजेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस सुन रहे हैं, इमरान खान के केसेस सुन रहे हैं, वो उस इजलास में शरीक हुए और उस इजलास के अंदर तमाम तर डाटा रखा गया। सबसे पहले तो याह्या अफरीदी साहब ने डाटा तलब किया कि इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में कितने केसेस पेंडिंग हैं, और इंसदादे दहशत गर्दी का जो कानून है वो कहता है कि पहले 90 रोज के अंदर आपने FIR दर्ज होने के आपने केसेस का फैसला सुनाना है। तो क्यों अभी तक मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, क्यों इन मुकदमात पर फैसला नहीं हो सका? तो बेशतर इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस ने याह्या अफरीदी साहब को बताया कि उन पर दबाव डाला जाता है, उनके काम में मुदाखलत की जाती है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का या किसी कारकुन को ज़मानत पर रिहा कर दें तो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसके ऊपर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि आप मेरिट पर फैसला करें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और याह्या अफरीदी साहब की शख्सियत कैसी है आपको इस वीलॉग से समझ आ जाएगी कि याह्या अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं। याह्या अफरीदी साहब से मुतल्लिक जो हैरानकुन खबरें अब सामने आ रही हैं वो कैसे मुझे कम से कम बहुत हैरान कर रही हैं, आपको आज के वीलॉग से सब समझ आ जाएगी। याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि जनाब आप लोग तमाम मेरिट पर फैसले करें, जो फैसला आपको समझ आता है। अगर किसी को जमानत पर रिहा करना है, अगर किसी की रिहाई बनती है, किसी की जमानत बनती है, तो फौरी तौर पर उसको जमानत दें। और अगर आपके काम में कोई मदाखलत करे, अगर आपको कोई दबाव में लाने की कोशिश करे, कोई किसी किस्म का प्रेशर देने की कोशिश करे, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें। ये भरे
اجلاس میں تمام تر ججز کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو اگر کوئی دباؤ میں لائے، کوئی پریشرائز کرے تو آپ نے ڈائریکٹ مجھے کال کرنی ہے۔ یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز کا ایک اجلاس تھا 7 نومبر کو۔ 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا۔ میں آپ کو صرف وہ حیران کن خبر بتا رہا ہوں جو کم از کم مجھے بڑی حیران کر رہی ہے۔ 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو 26 مارچ کو، یعنی آج سے تقریباً 8-9 ماہ پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا، جس خط کے اندر اداروں کی مداخلت کے حوالے سے انکشافات کیے گئے تھے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو 6 ججز تھے، یہ تمام ججز سینئر ججز ہیں، یعنی اس ٹائم عدلیہ کے بڑے سینئر کریڈیبل ججز ہیں۔ انہوں نے ایک ایک جج نے تمام تر واقعات بتا کر کہا تھا کہ کس طریقے سے فون کال آئے، کس طریقے سے تھریٹ کیا گیا، کس طریقے سے فیملی کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب 7 نومبر کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز کو یحییٰ آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی، آپ انصاف پر مبنی فیصلے کریں، اگر کوئی آپ کو شکایت ہوتی ہے یا مداخلت ہوتی ہے تو مجھے ڈائریکٹ کال کریں۔ 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، جس اجلاس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط والا معاملہ زیر بحث آیا تو یحییٰ آفریدی صاحب نے اس خط کے معاملے کو نپٹا دیا۔ اس خط کے معاملے کو یہ کہہ کر نپٹا دیا کہ اگر آئندہ کوئی مداخلت ہوئی، اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو آئندہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے اوپر کارروائی کریں گے۔ یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا پرانا خط تھا جو 6 ججز نے لکھا تھا، اس معاملے کے اوپر یحییٰ آفریدی صاحب نے مٹی ڈال دی۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز کا جو اجلاس چل رہا تھا، اس اجلاس میں ظاہر ہے کافی لوگوں نے یہ شکوہ کیا، یعنی سرگودا کے جو اے ٹی سی کے جج ہیں محمد عباس، پھر راولپنڈی کے جو اے ٹی سی کے جج ہیں، اسی طریقے سے اور کافی اے ٹی سی کے ججز نے یہ شکوہ کیا کہ جناب ہماری تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ہمارے اوپر جب دباؤ ڈالا جاتا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے تو کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا، ہمارے جو بڑے ہیں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا ہائی کورٹ کے انتظامی ججز ہوں، وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب نے ہائی کورٹ کے جو انتظامی ججز ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ان تمام تر ججز کو اب یہ پیغام دیں کہ میں جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں، میں یحییٰ آفریدی ہوں۔ یعنی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب جو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوتا رہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا اوورال عدلیہ میں، وہ اب نہیں ہوگا۔ اور بھرے اجلاس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے جانے والے چیف جسٹس کو جو ہے وہ ایک طرح سے بے نقاب کیا کہ جناب میں قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں، میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا، میں کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن انٹرسٹنگلی اگلے ہی دن یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے جو سب سے بڑا کیس تھا یا جو سب سے اوتھینٹک کیس تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز 6 ججز، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہوا تھا اگر یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے پہلے اجلاس کا کہا ہوا پورا کرنا تھا کہ میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا، تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو اگلے روز سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں ان 6 ججز کے خط کے معاملے کو ٹیک اپ کر کے تاریخی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر یحییٰ آفریدی صاحب نے واقعی خود کو انقلابی ثابت کرنا تھا اور اگر یحییٰ آفریدی صاحب نے واقعی خود کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مختلف ثابت کرنا تھا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو مداخلت قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئی وہ لیگل تھی، جو یحییٰ آفریدی صاحب کے دور میں ہوگی وہ انلیگل ہوگی۔ یعنی یحییٰ آفریدی صاحب نے یہی تاثر دیا نا کہ جو پہلے مداخلت ہو گئی ہے میں اس کے اوپر کچھ نہیں کروں گا، اس کے اوپر میں خاموش رہوں گا، جو اب مداخلت ہوگی میں اس کے اوپر کسی کو نہیں چھڑوں گا، اور اگر کسی جج کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے یا اگر کسی جج کو کوئی تھریڈ کیا جاتا ہے تو وہ جج براہ راست مجھے کال کرے۔ یعنی یحییٰ آفریدی صاحب کی یہ منطق کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز کا جو اجلاس تھا، کیونکہ اب وقتاً فوقتاً اس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ منظر عام پر آتی جا رہی ہے اور وہ تمام تر چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں جو پہلے نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے حالانکہ یہ 7 نومبر کو اجلاس ہوا تھا، آج 11 نومبر ہے، میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ اس اجلاس کے اندر جو گفتگو ہوئی وہ بڑی حیران کن ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے بتانے کے لیے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز نے کھل کر سٹینڈ لیا اس بات کے اوپر کہ عدلیہ میں جو مداخلت کی جاتی ہے اس پر سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ کے انتظامی ججز ہو وہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ چپ رہتے ہیں، وہ خاموش
रहते हैं और मामला दबा दिया जाता है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के जजेस अदलिया में मदाखलत पर नहीं बोल रहे, इस ज्यादा दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस बोल रहे हैं। कुछ जजेस, ज़ाहिर है सारे तो नहीं बोल रहे ना, कुछ तो प्रेशराइज हुए हुए हैं, कुछ कंप्रोमाइज हैं, कुछ इस निज़ाम के लगाए हुए हैं, कुछ इस हुकूमत के लगाए हुए हैं, कुछ इस हुकूमत के फेवरेट जजेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस भी सुन रहे हैं, इमरान खान के केसेस भी सुन रहे हैं। 3-4 ऐसे जजेस हैं जो पहले भी बोलते रहे, यानी मोहम्मद अब्बास, जिनका मैं अक्सर अपनी वीडियो में जिक्र करता हूँ, सरगोदा के एटीसी के जज, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को ये खत लिखा था, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को, कि जनाब मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई, मेरे बिजली का मीटर उतार कर काट दिया गया, मेरा गैस का कनेक्शन काट दिया गया, मेरी अदालत के बाहर फायरिंग की गई, मेरी अदालत की बिजली काट दी गई। और वो खत जो है वो उस टाइम के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शहजाद अहमद साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा और उस टाइम काजी फायजी साहब को भेजा, लेकिन आज तक वो जो मोहम्मद अब्बास साहब का खत था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 8 नवंबर को इजलास हुआ तो उस इजलास के अंदर उस खत का भी जिक्र हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो शिकायत की है वो तो की है, इस ज्यादा दहशतगर्दी की अदालत का ये जज कह रहा है कि भाई मुझे भी थ्रेड किया जा रहा है, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को, कुछ कारकुनों को जमानत पर रिहा कर दिया तो मेरे घर का बिजली का मीटर उतार लिया गया, मेरी अदालत में लाइट भेज दी गई और अदालत के बाद फायरिंग की गई। इसके ऊपर याहिया अफरीदी साहब खामोश रहे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा में बड़ा फर्क था। यानी जस्टिस काजी फायज ईसा तो इनकलाबी बातें करते थे कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद इनकलाब बर्पा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, मैं मेरिट पर फैसले करूंगा। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो साफियों को अपने चैम्बर्स में बुलाकर ये कहते थे कि जनाब मैं जो है वो, आप मुझे एक दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने दीजिए, मैं सबसे बड़ा जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज साबित होऊंगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा कहीं नजर ही नहीं आए। एक नया जस्टिस नजर आया जिसका नाम था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, और फिर पिछले एक साल में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, बिल्कुल उसी तरह याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो काजी फायज ईसा पार्ट 2, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि काजी साहब से भी बदतर चीफ जस्टिस से साबित होंगे, क्योंकि पहले 5 दिनों के अंदर याहिया अफरीदी साहब ने यह साबित करने की कोशिश की कि मैं जो है वो तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़ा हूंगा, अगर मेरे किसी साथी जज का रास्ता रोका जाएगा तो मैं वो रास्ता रोकने नहीं दूंगा। जब उनको चीफ जस्टिस नामजद किया गया वो तमाम तर जजेस के पास गए, उनसे मुशावरत की कि हमें ये ओहदा कबूल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, साथी जजेस को मनाया कि हमें सिस्टम के अंदर रहकर लड़ना चाहिए। फिर इंतजामी फैसले किए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि जाहिर है सबको पता था और याहिया अफरीदी साहब को भी पता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, कौम जस्टिस मंसूर अली शाह को देखना चाहती है, निज़ाम जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना चाहता है। तो ऑप्टिक्स के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह को बुनियादी तौर पर ताकतवर किया, उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वापस लेकर आए, उनको इंतजामी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दिए। लेकिन 31 अक्टूबर को, सिर्फ 5 दिन के अंदर, जब 31 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने का जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा तो पहले उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। जब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने खुद इजलास बुलाकर, जो उनको आईनी कानूनी इख्तियार था, उन्होंने खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाकर 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास या बेंच बिठाने का फैसला किया कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आई हुई हैं उन दरखास्तों को टेकअप किया जाए और फुल कोर्ट बेंच बिठाया जाए। उस फैसले पर जब याहिया अफरीदी साहब ने अमल दरामद नहीं किया तो याहिया अफरीदी साहब एक्सपोज हो गए। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब इतनी जल्दी एक्सपोज होना नहीं चाहते थे, वो इस मामले को लंबा लेकर चलना चाहते थे, लेकिन वो जो 31 अक्टूबर की शाम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला इजलास था उसने असल में काया पलटी, उसने असल में गेम पलटी। और अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में जितने इजलास पिछले 5-6 दिनों के अंदर हुए हैं, उस इजलासों की जो अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ रही है, उसमें जो याहिया अफरीदी साहब और उनके सामने बैठे हुए लोगों की जो गुफ्तगू मंजर आम पर आ रही है वो हैरान कर रही है कि एक दिन आप कह रहे हैं कि मैं अदलिया में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगा, अगले दिन आपके सामने अदलिया में मदाखलत के तमाम तर शवाहिद रखे जाते हैं, तमाम तर सबूत रखे जाते हैं, तो आप कहते हैं कि इस मामले को, दरख्वास्त को निपटा दिया जाए, आइंदा कोई दरख्वास्त आएगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आप ही फैसला कर सकते हैं कि याहिया अफरीदी साहब कैसे चीफ जस्टिस हैं, क्या वो काजी फायज ईसा से बेहतर हैं या काजी फायज ईसा पार्ट 2 हैं या काजी साहब से भी बदतर हैं। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का आमीन नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।